शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस स्त्री रोग परिचर्चा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खास एक व्याधि की चर्चा करेंगे, उदरशूल। मुझे लगता है उदरशूल या पेट दर्द का अनुभव हम सभी ने किसी न किसी बार, कई बार मतलब कभी ना कभी किया है। कई कारणों से उदरशूल ये होता है। गुड इवनिंग कन्वल जी, बहुत दिनों के बाद आई आप, लंबे अंतराल के बाद जी। कैसी है डॉक्टर अंजू? सो फाइन मैम। ओके, तो आज हम लोग उदरशूल की चर्चा करते हैं। शूल या उदरशूल, पेट का दर्द स्त्रियों में, पुरुषों में या बच्चों में अलग अलग रूप का होता है। तो हम पहले एक जनरल शूल के बारे में सोचते हैं, उसकी निदान या उसका कारण क्या होता है, फिर उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इनमें कौन से इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं, और इसके पश्चात हम फिर स्त्रियों में या बच्चों में या सभी ये पार्ट कवर होने के पश्चात हम चिकित्सा की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर शूल के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे हम बार बार पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं कि नास्ति शूलम बिना वातम, वात दोष के बिना शूल संभव ही नहीं, वायु ही शूल का कारण होता है। बिल्कुल, तो इसी के चलते निश्चित रूप से ये वायु ही शूल का कारण है। इसी के चलते यहाँ पर जो डेफिनेशन आचार्य सुश्रुत ने बताई है, इसको मैं यहाँ पर बताती हूँ, और फिर इसके बारे में जो एक छोटी सी स्टोरी बताई है, इसको भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। थोड़ा सा हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो शूल, शंकु स्फोट नवत तस्य यस्मात् तीव्राश्च वेदना। हाँ, आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में बताया है, शूल यानी शंकु के जैसे नुकीला शस्त्र आघात करने के बाद जिस प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है, उसको उन्होंने शूल बताया है। और इसी प्रकार से ये एक अलग से व्याधि आचार्य ने वर्णन किया है, शूल, उदरशूल। ये कई व्याधियों का कारण भी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमने कई बार पढ़ा है, कष्टार्थ या महामारी के दौरान भी उदरशूल होता है, खान पान की समस्या से उदरशूल होता है, कुछ गुरु आहार हमने कर लिया तो उदरशूल होता है। सो उदरशूल ये एक लक्षण, अनेक व्याधियों में पाया जाने वाला लक्षण है। इसी के साथ साथ ये शूल, ये व्याधि भी अलग से वर्णन किया है। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं, शंकु स्फोटन व तदस्य यस्मात् तीव्राश्च वेदना। हाँ, शंकु की नोकीला जो ये होता है, उससे जो नुकसान होता है, आघात होता है, वहां पर जिस प्रकार की वेदना होती है वैसे ही वेदना यहाँ पर होती है इसमें। तो शूल के उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा बताई गई, आचार्य हरित ने बताई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि शंकर, आचार्य शंकर जब तपस्या करते थे तो उनको, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए का प्रयास कामदेव ने किया, और कामदेव ने उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। तो आचार्य शंकर को बहुत ही क्रोध आया, और फिर हमें पता है शंकर का क्रोध कितना, उनको गुस्सा आता है, और इसी गुस्से में क्रोधित हुए उन्होंने अपने जो त्रिशूल है वो कामदेव के ऊपर फेंका, और इस कामदेव भयभीत हो गए, और फिर उनको बहुत ही एकदम से डर लगा कि अभी क्या होगा। तो उन्होंने विष्णु की शरण ली, विष्णुदेव के पास वो चले गए। तो विष्णु ने
अपने हुंकार से शंकर द्वारा फेंका गया त्रिशूल वापस भेजा, और यह त्रिशूल जो विष्णु ने अपने हुंकार से वापस भेजा था, यह त्रिशूल आकर गिरा बादल, बाद में पृथ्वी पर, और फिर आ गिरा, और इसी से शूल रोग का निर्माण हुआ। ये एक त्रिशूल से उत्पन्न होने के कारण भी इसे शूल यह नाम प्राप्त हुआ। तो शूल क्यों कहते हैं? मुझे लगता है शूल नाम की एक मनोज वाजपेयी की पिक्चर भी आई थी, तो काफी प्रसिद्ध भी हुई। तो शूल, तो बिल्कुल शूल यानी शूल नाम से हमें पता चलता है वेदना। तो शूल नाम क्यों दिया है? तो शंकु के कारण, त्रिशंकु के कारण, आचार्य शंकर के, तो ये नाम इसको आता है। शूल शब्द से वेदना। शूल शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, जैसे हम लोग शिरशूल, कटिशूल, पादशूल वगैरह वगैरह, तो अलग अलग प्रकार का शूल होता है। आज हम बात करने वाले स्पेसिफिकली उदर शूल के बारे में, यानी पेट दर्द के बारे में। बिल्कुल जैसा भी शूल हो, भले वो शिर का हो, भले वो पैर का हो, भले वो छाती का हो, मतलब उरद शूल हो, कोई भी प्रकार, पीठ शूल हो, पृष्ठ शूल हो, मन्या शूल हो, संधि शूल हो, कहीं भी कोई भी शूल हो, वो वात के बिना उत्पन्न हो ही नहीं सकता। शूल की उत्पत्ति को हमने देखा, उसकी कथा को हमने सुना। तो एक्चुअली शूल जो वात से बनता है, क्योंकि वायु को दारुण बताया है, इसीलिए शूल जो भी हो, जिस भी प्रकार का हो, वो चिरकाली या दारुण स्वभाव का ही होता है। तो ये एक अभ्यंतर मार्ग का ही व्याधि, इसकी जो व्याधि के त्रिविध रोग मार्ग बताए गए ना, उसमें से ये अभ्यंतर मार्ग का व्याधि बताया है। अब इसके प्रकार देखते हैं। आगे आचार्य माधवकर ने शूल का वर्णन किया है, अध्याय वर्णन किया। उसमें उन्होंने वातज, पित्तज, सन्निपातज, वात पित्तज, वात कफज, कफ पित्तज एवं आमज ऐसे शूल के प्रकार बताए हैं। इसके अलावा हमें पता है कि हम व्यवहार में भी, हमारे पास जब रुग्ण आते हैं तो हिस्ट्री लेते हैं, तो बोलते हैं कि खाना खाने के बाद शूल होता है, जिसको हम आयुर्वेदिक भाषा में अन्न द्रव शूल कहते हैं। परिणाम शूल नाम से भी शूल आता है, कुक्षी शूल, अन्न दोष शूल, ये अलग अलग उसके छोटे छोटे सब टाइप्स भी हमें दिखते हैं। वो भी हम थोड़ा सा चर्चा में बिल्कुल करेंगे। अभी शूल के व्याधि क्या है? तो मुझे लगता है जैसे हमने शुरुआत में ही बताया है कि वात ही इसका कारण है, तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि अब जैसे संडे है, संडे को हम कुछ अलग से बनाते हैं, खान पान कुछ मीठा बनाते हैं, कभी बाहर होटल में चले जाते हैं, कभी चाट खाने चले जाते हैं, तो दूसरे दिन थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल लगता है, डिस्कंफर्ट लगता है। हम बोलते हैं कि नहीं, आज कुछ पेट ठीक नहीं, पेट में दर्द लग रहा है, कल शायद मैंने ज्यादा पिज्जा खा लिया, ज्यादा मैंने ब्रेड खा लिया, या ज्यादा मैंने तीखा खा लिया वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल शूल यह हमारे आहार से, विहार से, और कई बार तो मानसिक कामों से भी जुड़ा है, क्योंकि हम जैसे आयुर्वेद में शरीर और मन का एक दूसरे के साथ काफी गहरा संबंध है। शारीरिक क्रियाओं का परिणाम मानसिक क्रियाओं पर होता है, और मानसिक क्रियाओं का परिणाम शारीरिक गतिविधियों पर भी देखा जाता है अक्सर। तो निश्चित रूप से इनके त्रिविध कारणों को हम समझेंगे, आहारज, विहारज या मानसिक रूप से। तो सबसे पहले तो आहारज में, जब भी प्रकृति की हम आप सभी ने प्रकृति को भी पढ़ा है, तो हम बात करते हैं प्रकृति में आहार को लेकर, तो अंकुरित धान्य, स्प्राउट्स, आज काफी बहुत बड़ा चलन है स्प्राउट्स को लेकर, कि स्प्राउट्स खाने चाहिए, बिल्कुल खाने चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। बट किंतु इसको कैसे खाया जाए? बिल्कुल इसको अच्छे से पकाकर, इसको थोड़ा, अगर वात प्रकृति की व्यक्ति है तो उसको मसालों के साथ खानी चाहिए, पित्त है तो मसाला कम, बट इसको अच्छे से उबाल कर पका कर खाइए। कफ है तो मसालों का प्रयोग कर सकते हैं आप। इसका सेवन वय के अनुसार, ऋतु के अनुसार कर सकते हैं। जैसे बारिश के दिनों में अग्निमंद होता है तो इसका सेवन कम किया जाए। वृद्ध व्यक्ति को भी इसको कम ही खाना चाहिए। तरुण वय हो, अग्नि अच्छा हो तो इसको खा सकते हैं, बट किंतु फिर भी छोले या फिर राजमा जैसे कुछ जो ज्यादा गुरु बताए गए, उसका सेवन हमें कम ही मात्रा में करना है। तो अंकुरित धान्य इसका कारण बताया। पिष्टमय पदार्थ, बिल्कुल पिष्टमय पदार्थ भी काफी गुरु होते हैं, जिसको हम अच्छे से पचा नहीं पाते, या इसको पचाने के लिए भी हमें प्रयास करना पड़ता है। तो अपने अग्नि को हमेशा ध्यान में रखकर ही हमें खान पान का चयन करना चाहिए। फिर है शिंबी धान्य, जो कि द्विदल धान्य प्रकार में आते हैं, अंकुरित या दालें वगैरह इसमें आ सकती है। फिर है शुष्क मांस, बिल्कुल शुष्क मांस, क्योंकि शुष्क गुण यह बात को बढ़ा देगा। फिर है शुष्क शाक, शुष्क शाक, तो हम जैसे कि हम खान पान बनाते हैं, सब्जियां वगैरह बनाते हैं, दालें बनाते हैं, तो सब्जियों में हम फल सब्जी या पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करते हैं। तो जब खाना बनाते हैं तो इस खाने में या सब्जी में हमारे पर्याप्त मात्रा में द्रव गुण होना जरूरी है, यानी जल महबूत होना जरूरी है। अगर हमने सब्जी को बहुत ही ज्यादा सूखी बना दिया, या कई बार यहाँ इसका मतलब ये भी हो सकता है जो इंस्टेंट रेडी टू कुक है, आज हम
छोले भटूरे या छोले हो या फिर मटर पनीर हो, कोई भी सब्जी या हमें इंस्टेंट मिल जाती है, हम बस उसको लाते हैं, पैकेट खोल देते हैं और उसको कढ़ाई में पानी डालकर उसको बना देते हैं। बट ये उसको बनाने के लिए इसको जो प्रोसेसिंग की जाती है, उसको ओवन में एक विशिष्ट तापमान के ऊपर उसको सुखाया जाता है, या इसमें अलग अलग प्रकार के कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, तो जिससे इसके अंदर का जो स्वाद है, इसके अंदर की जो स्निग्धता है, चिकनापन है, वो चली जाती है और ये काफी रूखा ऐसे अन्न बन जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिए कि जब भी हम खान पान बनाते हैं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में स्निग्धांश हो, तेल, दूध, घी, मसाले, पानी भी हो, इन सभी को, क्योंकि आहार ये एक रिचुअल की तरह ही हमें करना चाहिए। बिल्कुल ये कारण है शुष्क रास, शाक, रुक्ष, भर्जित धान्य, अधिक प्रकार से रूखा या भुना हुआ, क्योंकि अधिक भुना या अधिक, क्योंकि भूनने से इसका धान्य का या कोई भी पदार्थ हम भूनते हैं तो इसमें जो द्रवांश होता है वो काफी मात्रा में कम हो जाता है। इसीलिए हमारे आहार में पानी की, द्रवांश की, तेलों की या फिर स्निग्ध पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, ये इस पर्याप्त मात्रा में हमारे होने चाहिए। इसके साथ साथ अति मात्रा में इस सभी का सेवन करना, बार बार सेवन करना, अति भोजन अति सर्वत्र वर्जित। मैं हमेशा आचार्य चरक का जो चरक ने अष्टांग हृदयकार ने भी मात्रा के बारे में बताया है, अति सर्वत्र वर्जित। हम हमारी जिंदगी में, हमारी सोच में, हमेशा खान पान में, विहार में, कभी मानसिक में अति सर्वत्र वर्जितम। अति कोई भी चीज अति अच्छी नहीं होती है, तो मात्रा का ख्याल रखिए। जो भी हो, अच्छा कितना भी गुण हो, मुंह कितने भी अच्छे है, बट उसको भी हमें मात्रा में ही सेवन करना है। अध्यशन करना, अजीर्ण, विषमाचन, विरुद्धासन, अनशन, ये भी उपवास से भी इसका कारण हो सकता है। वात, पुरुष, मूत्र, इनके वेगों को धारण करना। मुझे लगता है आयुर्वेद ये एक ही शास्त्र है जहां पर आयुर्वेद में धारणी और अधारणी वेगों के बारे में बताया। वेगान धारयत्वात् विन्मूत्र नेत्र क्षुद जुम्भा अश्रु छर्दि रेतसाम कास श्वास, इतने सारे 13 टाइप के अधारणी वेगों को बताया है जिसको हमें धारण नहीं करना है। बट हम लोग सही में कितना हम इसका पालन करते हैं? हम बार बार मूत्र त्याग का धारण करते हैं, हम कई सारे वेगों का हम लोग धारण करते हैं, तो एटलीस्ट हमें वात, मूत्र और पुरुष जो हमारे गतिविधियों से जुड़े हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का एक हिस्सा है, क्योंकि खाना खाना, अन्न का सेवन करना, उसका पचन होना, फिर मलमूत्र का निर्माण होना, वायु का निर्माण होना, उसको एक विशिष्ट समय पर शरीर से बाहर निकालना, ये तो हमारी शरीर की क्रिया ही है, ये तो प्राकृत क्रिया, इसी के ऊपर तो हमारा जीवन निर्भर करता है, इसी के ऊपर तो हम चलते हैं। तो इन गतियों को भला हम क्यों रोकते हैं? क्यों हमें मूत्रवेग को रोकने की नौबत क्यों आती? क्यों हम मूत्रवेग को नहीं थोड़ी बार देर बाद जाएंगे? क्यों उस समय पे, जहां पर जिस समय पे वेग आता है उस समय पर उसका विसर्जन क्यों नहीं किया जाता? तो बिल्कुल वेग धारण ये बड़ा ही हेतु है इसका। क्षुधा प्रज्वलित होने पर भी जलपान करना, बिल्कुल भूख लगती है, कई बार देखा जाता है कि काम के बहाने या अन्य किसी समस्या से जुड़े कई महिलाएं ऐसी होती है कि जो काम में लग जाती है और सब काम पूरा कर कर ही मैं आराम से खाऊंगी, सब काम होने के बाद खाए। क्यों अपने आप को क्यों इतना ये करना? क्यों हम खाना समय पर नहीं खाते हैं? तो बिल्कुल समय पर खाना चाहिए। भूख लगने के बाद पानी का पीना ये बहुत ही गलत है, जिससे भी वातदोष प्रकोपित हो जाता है। किसी भी कारण से आमोत्पत्ति, अग्निमान ये तो आम बनने का सबसे बड़ा कारण है, या फिर अधिक मधुर स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना, जो पचा नहीं पाते हैं, जो गुरु होते हैं, तो इससे भी आम शरीर में बन जाता है। इसके साथ साथ अधिक मात्रा में तीक्ष्ण, उष्ण, आज हम मार्केट में जाते हैं ना, मैं बार बार बताती हूँ, फिर से एक बार एक लाइन में रिपीट करती हूँ, हम जब भी मॉल में जाते हैं ना, तो जो हम मॉल से बड़े चाव के साथ बड़े, हमने आज ये इस मॉल में गई थी, इतनी खरीदारी की, इतना बिल हुआ, और ये हम लोग बड़ा भर भर कर सामान गाड़ी में लाते हैं। और आप सोचिए कि इसमें से कितना सामान हमारे उपयोग का है, या इसमें से कितनी सारी चीजें खाने की हो, इसमें से हम इसका उपयोग करते हैं क्या? जो भी मिलता है, नमकीन हो, चाट हो, इसमें कौन से गुण है? उष्ण तीक्ष्ण गुण तो है इसमें। आप चटपटे लीजिए, आप चिप्स लीजिए, आप वेफर्स लीजिए, आप चाट खाइए, भेल लीजिए, आप समोसा, वड़ा पाव, ब्रेड, जो भी सारे हम हमारे खान पान के जो भी सारे ये है चीजें है ना, वस्तुएं हैं, उसमें हमें उष्ण तीक्ष्ण गुण मिल ही जाता है। भले वो मिर्ची के रूप में हो, भले वो चाट पाउडर के रूप में हो, अजीनोमोटो के रूप में हो, पिज्जा मसाला के रूप में हो, सॉसेस के रूप में हो, जैम के रूप में हो, विनेगार के रूप में हो। अचार खाते हैं बाजार का, तो इसमें विनेगार होता है, बिल्कुल। तो सोचिए आप, मुझे लगता है कि हर एक आइटम में, हर एक आइटम में हम ये ढूंढ कर निकाल सकते हैं। इतनी मात्रा में हमारे घर में घुस चुका है, पूरी तरह से फैल चुका है। इन सभी के सेवन से भी अन्नवस्त्र स्रोत का क्षोभ होता है। इसके बाद
वात प्रकोप के कई सारे हेतु है। आहारज हेतु जैसे पुराना अनाज हमने बता दिया, फिर इसके साथ साथ अति रुक्ष शीत खान पान है, इसमें पाउटे, वाल पाउटे, या फिर जो वाटरमेलन या कलिंगड़, खरबूज, तरबूज, ये सभी पदार्थ इसमें आते हैं। इसके साथ साथ विहारज हेतु में जैसे मैं बता रही हूँ, एसी का अधिक मात्रा में सेवन करना, अधिक प्रवास करना, अधिक मात्रा में चलना, अधिक मात्रा में प्रपतन, पीड़न, उच्च सखल, जहाँ पे अच्छा मतलब पक्की सड़क नहीं है, कच्चा रास्ता है, ऐसी सड़कों पर चलना, साइकिल चलाना, घुड़सवारी करना, ये भी रथ यात्री करना, ये भी हेतु बताए। आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि हम लोग काम की वजह से या कुछ कुछ कारणों की वजह से कई बार 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर तक हम लोग गाड़ी पर जाते हैं, तो निश्चित रूप से सोचिए रास्ता कैसे होगा। इस ये भी एक हेतु है वात प्रकोप का, विहारज हेतु में। फिर जोर जोर से बोलना, कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी हम फोन पर भी बोलते हैं तो बड़े जोर से बोलते रहते हैं। कई बार भी हम लोग एक्साइटमेंट, अधिक मात्रा में एक्साइटमेंट, ये भी एक वात प्रकोप का कारण बताया है। कंठस्थ करना, बोलना, या फिर जैसे पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, तो जोर जोर से कंठ करते हैं या लर्न करते हैं, रिसाइट करते हैं, तो ये भी इसका एक वात प्रकोप का कारण। तो ऐसे कई सारे कारण है। आहारज विहारज तो हो गए। मानसिक रूप से चिंता, शोक, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, इन सभी कारणों से जो भी रज और तम को गुण का बढ़ाने वाले होते हैं, इन सभी कारणों से भी दोष का प्रकोप होता है। तो इन सभी कारणों का सेवन, ये हेतु को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद संप्राप्ति की बारी आती है। तो संप्राप्ति कैसे, देखिए नॉर्मल कोई भी गतिविधियों के लिए वायु का चलना बहुत ही, यहाँ पे हम लोग 3 प्रकार की दोष यानी 3 प्रकार के वात के जो 3 प्रकार बताए, समान, फिर इसके बाद में प्राण और अपान, तीनों वात के प्रकारों का किस प्रकार से इसमें समावेश होता है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो इस प्रकार से उपयुक्त मिथ्या आहार विहार से वातदोष का प्रकोप हो गया। वातदोष के प्रकोप होने से वह अन्न मार्ग में क्षोभ निर्माण करता है, अवरोध। वात प्रकोप 2 मार्ग से होता है, एक तो अवरोध जन्य संप्राप्ति या क्षय जन्य संप्राप्ति। तो यहाँ पर हमें अवरोध जन्य संप्राप्ति को समझना होगा। तो इस प्रकार से देखिए, वायु जैसे वायु का मुख्य स्थान तो अधो शरीर है, यानी नाभि के निचले हिस्से में वात अधिक होता है। वैसे तो वायु शरीर के हर हिस्से में है, फिर भी अगर हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की दौर से देखेंगे तो शरीर के अधो यानी नाभि के निचले हिस्से में वात दोष अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर यही पे तो पाचन की प्रक्रिया पूरी चलती है। अब यहाँ पे वात दोष ने अवरोध कर लिया, तो बिल्कुल अवरोध करने से जो भी यहाँ के मांस है, मसल्स है या स्नायु है, इसमें एक प्रकार का खींचाव निर्माण हो जाता है। और ये अवरोध होने से फिर मल अच्छे से नहीं चल जाता है, मूत्र अच्छे से नहीं जाता है, अन्न भी उस मार्ग से आगे नहीं चला जाता है। तो यहाँ पे अवरोध होता है, स्रोतसों में अवरोध होने लगता है। और फिर पचन के लिए जो भी गतिविधियां होती है, लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स पचन के लिए, ग्रहणी की, इंटेस्टाइन की, अमाशय की, अग्नाशय की, पेंडुलर टाइप ऑफ, सेगमेंटरी टाइप ऑफ, पेरिस्टाल्टिक टाइप ऑफ, अलग अलग प्रकार की आंतरिक गतियां होती है। इन आंतरिक गतियों में भी अवरोध निर्माण हो जाता है, जिससे जो भी वहां पे जो भी अन्न हो, मल हो, मूत्र हो, द्रव पदार्थ हो, उसको अच्छे से आगे नहीं निकाल पाता है वो मार्ग। और यह यहाँ पे इस प्रकार से इन अवयवों का जो एक लेयर होता है, जो जैसे मैं बता रही हूँ स्नायु है या पेरिटोनियल कैविटी है, या वहां पर जो भी रचनाएं होती है, इस रचनाओं में भी इस मार्गावरोध से क्षति निर्माण होती है। वहां पे जख्म होता है, वहां पे कुछ ना कुछ अवरोध निर्माण हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं स्टमक में, अतरों में ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण हो जाता है। और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन अवयवों के जो मसल्स होते हैं वहां पे क्रैम्प्स होने लगते हैं। अवरोध से स्नायु की, मांसपेशियों की एक अनियंत्रित सी इनवॉलंटरी, अनकंट्रोलेबल एक मूवमेंट, जिसको हम कम कह सकते हैं, कपकपी कह सकते हैं, ऐसी एक मूवमेंट वहां पर शुरू होती है, जो कि एक शूल के रूप में हमें फील होता है। जो ये इस प्रकार का कंप निर्माण होता है, जो प्राकृत गतिविधियों को, पचन की गतिविधियों को रोक देता है, और पचन के लिए आवश्यक जो भी प्रक्रिया है, जो भी वो वहां पे हो नहीं पाता है, और यहाँ इस प्रकार से शूल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हमें 3 प्रकार के जो वात के प्रकार बताए हैं। तो एक मानना है कि वायु तो कारण है ही, बट वेदना उत्पन्न होने का कारण आचार्य अष्टांग संग्रहकार ने बताया है कि समान वायु, क्योंकि समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम गृह्णाति विवेचयति मुंचति सरसः। समान वायु ही तो अन्न का ग्रहण करना, पचन की सारी गतिविधियां समान के ऊपर है। तो बिल्कुल यहाँ पे समान के ही कारण, यहाँ पे अष्टांग संग्रहकार बताते हैं कि समान वायु के कारण, विकृति के कारण ये वेदना उत्पन्न होती है। और इस वेदना की अनुभूति के लिए
हमें प्राणो अत्र मूर्धगः कृष्ण देहचारी, और फिर यह प्राणवायु प्राणो अत्र मूर्धगः उरह कंठचरो मूत्र उरह कंठचर में यहाँ पर प्राणवायु स्थित होता है, और प्राणवायु ये मस्तिष्क की गतिविधियों से जुड़ा है। तो जो भी सेंसेशन होना है हमें, तो मोटार सेंसरी रिफ्लेक्सेस और इसका मिला जुला इफेक्ट जो मस्तिष्क की संवेदना से हमें मिलता है। मस्तिष्क यह सेंटर है सभी क्रियाओं का, सभी स्रोतों का, सभी सिस्टम का जो कंट्रोल करता है। बिल्कुल हमें जो भी एक ये सूचनाएं मिलती है, एक्शंस मिलती है, तो ये सूचनाएं मस्तिष्क से ही निकलती है। जब हमें सूचना मिलती है कि यहाँ अरे उधर शूल हो रहा है, तो इस सूचना प्राप्ति का साधन कौन है? प्राणवायु है। बिल्कुल, तो इसमें समान वायु के कारण ये शूल हुआ, फिर प्राणवायु से हमें इस शूल की अनुभूति हुई, क्योंकि प्राणवायु ही तो अनुभूति का कारण होता है। और फिर बाद में उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर जैसे कि समान का स्थान पचन करना है, बट पचन के पश्चात जो भी घटक बनते हैं मल मूत्र के रूप में, इनका विसर्जन करने का कार्य अपान वायु करता है। तो अपान वायु को भी अवरुद्ध किया जाता है। ये अपान वायु अवरुद्ध होने से भी ये शूल निर्माण होता है। तो संप्राप्ति में हमें अपान वायु को भी समझना है। तो इस प्रकार से वात दोष के 3 प्रकार इस संप्राप्ति में इन्वॉल्व है, अपान, फिर प्राण और फिर समान प्राण अपान, इसकी दृष्टि वहां पर हुई है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग इसका संचार स्थान कई बार देखते हैं कि उधर शूल या रेफर्ड पेन यह उर स्थान तक, हृदय तक, पार्श्व तक, कटी तक, पृष्ठ तक चला जाता है। तो हम पेशेंट से जब हिस्ट्री लेते हैं ना, मैं आगे बताऊंगी कि शूल की हिस्ट्री लेते समय हम पूछते हैं कैसा पेन, कैसी चुभन है, और ये रेफर्ड है क्या, यानी ऊपर चला जाता है क्या, कई बार इधर चला, जैसे गुल्म का पेन है, उदावर्त का पेन ऊपर की तरफ चला जाता है, गुल्म का पेन नाभि के संचार के रूप में चला जाता है, या फिर कष्टार्थों का अगर पेन होता है तो निचले हिस्से में जांघों की तरफ चला जाता है, श्रोणी की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शूल को हम समझ रहे, उदर शूल की संप्राप्ति हमने समझी। यहाँ इसके पूर्व रूप के इसमें अग्निमांद्य, अरुचि, निरुत्साह का होना, अधमान या फिर पुरुष या मल भी दुर्गंधित हो जाते हैं कई बार। तो ये हमें समझना चाहिए कि निश्चित रूप से कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ पचन ठीक नहीं हुआ। पचन ठीक नहीं हुआ, आम बना है, मल अच्छा नहीं बना, मल में दुर्गंधी है, मूत्र में दुर्गंधी है, मल त्याग में समय लगता है, मल का कंसिस्टेंसी में परिवर्तन है, कभी मल पतला है, कभी मल घन बनता है, या कभी कभी इसमें कभी खून भी आता है, या फिर मल त्याग के समय अधिक प्रवाहन की स्थिति होती है, मल पतला एकदम से बनता है, कभी द्रव मल, कभी घन मल। तो बिल्कुल इससे हमें समझना है, ये पूर्ण रूप से हमें समझना है कि कई तो अनबन है, कई तो जाकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे अन्न स्रोतस में कुछ बिगाड़ आई है, और फिर आगे चलकर इसका परिवर्तन शायद किसमें हो जाए, क्योंकि पूर्व रूप है ये। फिर आगे चलकर रूप की स्थिति में, लक्षण की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि किसी भी ग्रंथ में शूल के सामान्य लक्षण स्वतंत्र रूप से वर्णन नहीं किया है, बट हम लोग आगे भी मैं बताऊंगी, जैसे हम शूल का अनुभव करते हैं तो कई लक्षणों के साथ ये शूल आता है। इसमें आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में या बार बार वात विकारों में आधमान, आटोप और अनाह को बताया है। तो ये 3 को भी हमें समझना है, आधमान, आटोप और अनाह। हम कई बार डायरेक्ट शूल नहीं बोलते, हम बोलते पेट में कुछ घट्टा सा लग रहा है, पेट में अच्छा नहीं लग रहा है, कोठा साफ नहीं हुआ, उधर में फीलिंग नहीं आ रही अच्छी से, या उधर में पेट में कुछ आवाज आ रही है, आवाज। बिल्कुल, तो आत्मा, अटोप और अनाह, इन लक्षणों के साथ हम लोग आगे समझेंगे उदरशूल कैसे होता है। अभी उदरशूल के जो विशेष प्रकार बताए गए, जैसे वातज शूल है, पित्तज शूल है, कफज शूल है, सन्निपातिक है, द्विदोषज है, और फिर आमज शूल बताया है। शूल के उपद्रव रूप में तृष्णा, मूर्छा, अनाह, गौरव, अरुचि, कास, श्वास, निद्रा, इस प्रकार के लक्षण सभी बताए गए। अभी हम लोग यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काय चिकित्सा प्रधान विषय के बारे में प्रस्तुति दी कि शायद हम लोग इस प्रकार से ही हमें पूरे तरीके से सोचना होगा। शूल, उधर शूल के रुग्ण हमारे पास आते हैं तो हमें कई प्रकार से सोचना होगा, केवल एक ही यहाँ पे हम सोच कर नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काय चिकित्सीय दृष्टिकोण से बताने की कोशिश की है। बिल्कुल, तो आगे मैं बताती हूँ। आगे हम देखते हैं कि शूल का व्यवच्छेदक निदान हमें किस प्रकार से करना है। इस शूल को हम समझेंगे अभी अलग अलग विकारों के साथ, है ना। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अभी शूल का डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके सामने बताती हूँ कि शूल किस प्रकार से अलग अलग है। अब अभी हमने समझ लिया कि शूल तो हो रहा है, शूल बन गया है। अभी देखते हैं कि शूल के कारण अलग अलग क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ शूल। जैसे सबसे पहला तो अमाशय या जठराग्नि का कारण है।
जैसे अभी मैंने बताया कुछ कारण या उष्ण तीक्ष्ण कारण है। एक बड़ा कारण इसका ये भी होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल फ्लोरा पर सूजन आना, इन्फ्लामेशन, या फिर अपेंडिसाइटिस भी इसका कारण है, पेट में सूजन आना। फिर क्रॉन्स डिसीज है, या फिर अलग अलग प्रकार के डिसीज यहाँ पर बताए हैं, या हर्निया की स्थिति में भी उदर में शूल होता है। फिर इसके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन तो हो गया, फिर वॉल्यूलस टाइप का, या सर्जरी के बाद भी कई बार पेन देखा जाता है। कई बार कुछ ऐसे ही गतिविधियां होती है, लाइक गुल्म है, उदावर्त है, कई 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 बार कई कारणों से ये शूल हो सकता है। फिर रक्त कोष्ठक संबंधी भी पेन हो सकता है इसमें। ये हो गए हमारे जठर से रिलेटेड। अल्सर्स में पेन होता है, पेप्टिक अल्सर्स में, फिर डियोडिनल अल्सर्स में पेन होता है। तो ये उदर या इंटेस्टाइनल के कुछ कारण मैंने बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। फिर अगला है पाचन के साथ साथ अल्सर्स है। फिर लैक्टोज टॉलरेंस, इंटॉलरेंस से भी ये होता है। सिलियक डिसीज करके एक डिसीज आता है, इसमें भी कई बार सबसे बड़ा कारण है फूड एलर्जी। कई बार कुछ विशिष्ट फूड की एलर्जी से, जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि मैंने कल सैंडविच खा लिया, तो ब्रेड खाने से भी एलर्जी होती है। कोई बोलते कल मैंने पनीर खाया था। कई बार तो बासुंदी या दूध के व्यंजन, या फिर कुछ भी दूध के व्यंजन या मीठा व्यंजन खाने से भी कई प्रकार की फूड की एलर्जी से भी पेन होता है। कई बार कुछ विशिष्ट खान पान के सेवन से, कुछ सब्जी से भी देखा है मैंने। एक पेशेंट आया था जो बोलता था कि मैं शिगरू, जो हम लोग शेवगा बोलते हैं ना, तो इस शिगरू की सब्जी खाने से उसको पेन होता है। कई बार छोले को लेकर भी बताया जाता है। कई बार चना जो होता है ना स्प्राउट के रूप में, चने की उसल या चने की सब्जी खाने से भी कई बार शूल होता है। कई बार भुजिया वगैरह जैसे कुछ खाने से सूजन होती है। कई पेशेंट में मैंने देखा है कि वड़ा या समोसा या वड़ा पाव जैसे कुछ खान पान से भी सूजन, थोड़ा सा मतलब उनको पेन होता है। तो बिल्कुल फूड ये बहुत ही बड़ा कारण है। एक स्पेसिफिक फूड का सेवन करने से, जिसमें शायद जो हेतु हमने पढ़े हैं, रुक्षता, तीक्ष्णता, उष्णता, या फिर अधिक मात्रा में पानी की कमी, ऐसे कई कारणों से भी ये शूल हो सकता है। फिर दूसरा है पित्त प्रणाली, यानी हम पैनक्रियाटाइटिस, अलग आइटिस, सभी प्रकार की आइटिस, फिर पैनक्रियाटाइटिस हो, फिर गॉल ब्लैडर की सूजन हो, या फिर लीवर की सूजन हो, या स्प्लीन की सूजन, हमारे उदर में स्थित सभी अवयव में अगर सूजन आती हो तो ये भी एक बड़ा हेतु हो सकता है उदर शूल का। ठीक है। पित्ताशय की सूजन भी, कोलियोसिस्टाइटिस बहुत ही बड़ा मतलब ये भी एक पेन का कारण होता है। पेन कहाँ पे होता है मैं हिस्ट्री भी बता दूंगी। फिर पित्त की पथरी, ट्यूमर का बनना, ये भी कारण है। लीवर का भी कारण है, हेपेटाइटिस, कुछ लीवर से जुड़े कारणों से भी पेन हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस भी है अभी आगे। और उदर शूल यह कई बार गुर्दा या फिर मूत्र संबंधी, किडनी से रिलेटेड पेन, जो किडनी स्टोन लड़कियों से लेकर बच्चों से लेकर कई महिलाओं में भी किडनी स्टोन से बड़ा ही पेन होता है। मूत्र संबंधी इनकॉन्टिनेंस, यूरिन, मूत्रकुच्छ, मूत्राघात, इससे भी उदर शूल होता है। किडनी स्टोन बड़ा कारण है, तो किडनी स्टोन का पेन जो होता है तो बिल्कुल सहा नहीं जाता है। पैनक्रियाट, अलग अलग व्याधियों की बात करेंगे हम लोग। तो लाइक अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है ना, तो हम हिस्ट्री पूछेंगे तो पेन कहाँ पे कैसे होता है ये भी पूछना है। अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है, इट स्टार्ट्स एट द बेली बटन, यानी नाभि के स्थान पर ये स्टार्ट होता है, एंड इट टर्न्स या इट रेफर्स टुवर्ड द लोअर राइट एब्डोमेन, और ये जुड़ा होता है। हाँ, ये भी पूछिए कि पेन किससे जुड़ा है। जैसे अपेंडिसाइटिस का पेन ये जुड़ा होता है खांसी, छींक, या ऐसे कुछ हमारी डकार आना, इससे जुड़ा होता है। तो कुछ भी गतिविधियां होती है तो पेन होता है। यूरिनेशन को जाते पेन होता है, मल त्याग को जाते पेन होता है। इसमें वोमिटिंग, इसमें टेम्परेचर भी आता है, वोमिटिंग है। तो इसके साथ साथ उदर शूल के साथ बाकी के लक्षणों को भी हमें समझना है, जो अपेंडिसाइटिस में बहुत ही एक सिग्निफिकेंट लक्षण होते हैं। राइट एब्डोमिनल साइड में पेन होना, इसके साथ साथ कुछ अन्न पचन की शिकायत होती है, अन्न पचता नहीं है, द्रवमल प्रवृत्ति या घनमल प्रवृत्ति, पेट दर्द होता है मल प्रवृत्ति के समय, वोमिटिंग की शिकायत है, जी मिचलाना, ऐसी शिकायत भी होती है। तो बिल्कुल इसी के साथ साथ हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करना होगा। फिर यूटीआई, ये भी बड़ी समस्या, हमने पिछले ही सत्र में मूत्र पेशाब में जलन को हमने मतलब प्रस्तुत किया था। पिछले हफ्ते में सत्र हुआ था। मूत्राशय का संक्रमण, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, यूटीआई। फिर पाइलोनेफ्राइटिस हो या फिर नेफ्राइटिस हो, उसकी रुकावट हो, इसमें अवरोध हो,
कोई भी टाइप का स्टोन हो, फिर यूरोलिथियसिस हो, पेशाब में पथरी बनना, इस मूत्र की समस्या या ऐसी समस्याओं से भी हमें ये शिकायत होती है। फिर अभी हम स्त्री रोगों की सत्र में चलाते हैं, तो स्त्री रोगों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि स्त्री रोगों में कई सारे स्थितियों में, साइकोलॉजिकल कष्टार्थों की स्थिति में, वातज योनि व्यापत की स्थिति में, मेनोपॉजल वातज मेनोपॉजल एज में पीआईडी इज द चीफ रीजन। क्रॉनिक पीआईडी, श्रोणी में सूजन की बीमारी हो, या फिर कई बार ओवुलेशन के समय भी पेन होता है। मैं आगे थोड़ा सा और डिटेल बताती हूँ। डिंब ग्रंथि की मरोड़ आना, फिर माहवारी के समय एंडोक्राइनल इसमें स्थितियों में भी ये देखा जाता है कि ऐसी कुछ समस्या होती है। तो स्त्रियों के लिए मैं थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग स्त्री रोगों की ही तो बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे कि स्त्री रोगों में या स्त्रियों में उदरशूल कई कौन सी अवस्था में है। तो डिसीज वाइज तो थोड़ा सा मैंने बता दिया कि वातज योनि व्यापत कष्टार्थ, तो वातज रक्त प्रदर में भी हो सकता है पेन। इसके साथ साथ अर्बुद, कोई भी प्रकार का फाइब्राइड हो, यूटेराइन ट्यूमर हो, अर्बुद सिस्ट की स्थिति में रक्तगुल्म, ये भी इसका एक कारण बताया है। इसके साथ साथ प्राइमरी डिस्मेनोरिया या फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप, ये भी इसका कारण है। एंडोमेट्रियोसिस भी कारण है। डिस्पेरिनिया, ये भी कारण है। कई बार ये भी कारण इससे जुड़ा होता है। फिर चॉकलेट सिस्ट ओवरी की होती है, इसमें भी पेन हो सकता है। तो देखिए कितने सारे कारण यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो हमारी हिस्ट्री टेकिंग, हमारा निदान, हमारा अनुभव इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा, गर्भावस्था में भी कई बार पेल्विक पेन होता है। अब हम लोग इसको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं कि गर्भावस्था में, प्रसूति अवस्था में या सूतिका अवस्था में किस प्रकार से पेन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। अभी गर्भावस्था की जब बात करते हैं तो गर्भावस्था में, गर्भपात के समय में भी, या जब गर्भपात शुरू होने वाला होता है उस समय में भी ये पेन स्टार्ट हो सकता है महिलाओं में, खासकर जैसे कि 24 वीक में गर्भावस्था के, या 13 सप्ताह से पहले, या 10 में से 7 या 8 गर्भपात होता है बिल्कुल। तो गर्भस्राव के सामान्य लक्षण में ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो ही जाती है, इसके साथ साथ उदर में बड़ा ही पेन होने लगता है और कुछ क्लॉट्स के साथ साथ ब्लीडिंग होने लगती है। तो हमें समझना चाहिए कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या कुछ जो है ये अलग सी स्थिति है जिसमें हमें और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशंस करना होगा। श्रोणी में या उदर के निचले हिस्से में हमें दर्द होने लगता है, फिर उधर योनि से भी कुछ सिक्रेशंस निकल कर आने लगते हैं, तो हमें समझना है। तो गर्भपात की अवस्था में भी ये होता है। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी कई बार अस्थानिक गर्भावस्था जो होती है ना, मतलब गर्भाशय में नहीं होता है बिल्कुल, गर्भ अलग कुछ जगह पर अस्थानिक गर्भधारणा होती है। बाहर गर्भाशय के बाहर, बच्चादानी के बाहर जब गर्भ पलता है, तो ऐसे केसेस में भी 100 में से 1 केसेस में भी कुछ पेन होने लगता है, एक्टोपिक पेन। ये मैंने कुछ पेशेंट देखे थे कि उनको पता नहीं था। एक तो केस ऐसे देखिए मैंने जिसमें बच्चा मतलब रुकने की सर्जरी हो गई थी, लेप्रोस्कोपी हो गई थी, फिर भी उसको बाद में, लेप्रोस्कोपी के बाद में भी उसको प्रेगनेंसी रही जो उसको पता भी नहीं चला। और फिर 2-3 महीने बाद माहवारी नहीं आई, तो जब उसने जांच की तो उसको जांच में एक्टोपिक प्रेगनेंसी वहां पे बताया। तो बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है कई बार कुछ, तो निश्चित रूप से। बट ये एक्टोपिक पेन जो होता है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला, ये बहुत ही तुरंत फैलने, बहुत ही अनबियरेबल टाइप का पेन होता है, और इसके लिए हमें रुकना भी नहीं है। क्योंकि अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर गर्भाशय के बाहर जो पलने वाला गर्भ है, ये अगर फूट जाता है ना, तो ये पूरा लाइक सेप्टिसेमिया में भी पेशेंट चला जा सकता है। तो इसीलिए हमें वहां पर जल्दी ही इसका इन्वेस्टिगेशन करना होगा, और कुछ सर्जरी वगैरह हमें यहाँ पर करने की जरूरत हो सकती है। फिर दूसरा एक कारण बताया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ साथ कार्पस ल्यूटियम की सिस्ट भी बन सकती है, जो कि एक हार्मोन है, और इस प्रकार के कुछ सिस्ट अगर बनती है तो भी उधर शूल यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके और एक दूसरा भी ये हो गया, हम लोग गर्भपात या फिर गर्भाशय की स्थिति के बारे में अभी ड्यूरिंग, मतलब जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर अचानक से पेन होने लगा तो ये एक इंडिकेशन है कि शायद आपको लेबर पेन तो नहीं हो रहे। समय पूर्व प्रसव की अवस्था में भी कुछ, जैसे मैच्योर यानी 37 सप्ताह
पूर्ण होने के बाद आमतौर पर हम देखते हैं कि प्रसव की पीड़ा शुरू होती है, बट उसके पहले ही अगर कुछ पेन शुरू हो गया और योनि से भी, वजाइना से भी कुछ फ्लूइड सिक्रेशंस होने लगा, तो समझना चाहिए कि शायद ये कुछ लेबर पेन के सूचक तो नहीं है, और यहाँ पर हमें तुरंत अस्पताल में जाकर जांच करानी होगी, हमें सोनोग्राफी करानी होगी, बच्चा ठीक है क्या, क्यों हम सिक्रेशंस हो रहे हैं, कुछ पेन क्यों हो रहा है, ये भी है। इसके साथ साथ कभी बहुत ही कम ऐसे केसेस पाए जाते हैं, 1000 में से एक, बिल्कुल, कि जिसमें गर्भनाल, गर्भ की दीवार अचानक टूट जाती है और इससे भी कुछ इमरजेंसी आती है, तो ये भी एक हो सकता है। इसके बाद में अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के समय भी पीड़ा होती है, फिर मासिक धर्म के दौरान भी पीड़ा हो सकती है, जिसको हमने डिस्मेनोरिया, जिसको हमने विस्तारित रूप से पिछले सत्र में पढ़ा है। फिर पीआईडी मैंने बता दिया है, फिर सिस्ट को मैंने बताया है, फिर फाइब्रॉइड कारण है, एंडोमेट्रियोसिस एक स्त्रियों में बड़ा ही कारण है। एक है पीआईडी दीर्घकालीन, अगर आपको समस्या है, अगर आपका ये पेन जो 6 महीने के ऊपर अगर चला जाता है, तो आपको इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। फिर बाकी सारे जो, हाँ, और एक इसमें एक कॉमन समस्या है जो उदरशूल है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में गृहिणी से जुड़ा है, गृहिणी नाम इसको हम देते हैं। सिस्टाइटिस एक व्याधि है, जिसमें ये देखिए सभी जो भी व्याधि हम लोग देख रहे हैं, तो ये सभी अन्नपचन से ही जुड़े कुछ ज्यादा कारण हमें मिल रहे हैं। अन्नपचन से के कारण भी ये होता है, बिल्कुल एक बड़ा कारण है उदरशूल का। फिर बच्चों में भी हम लोग बात करेंगे आगे, काफी सारे कारणों को हमने पढ़ा है। आप में से किसी को भी कुछ अगर सूझता हो तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गैस की समस्या भी एक कारण है, गैस बनना यानी अपचन, अजीर्ण भी कारण है। किडनी स्टोन को मैंने बता दिया। एसटीटी में भी कभी कभी पेट दर्द होने लगता है। पेट दर्द के लक्षण तो कई ग्रंथों में वर्णन नहीं किए हैं, बट मैंने जैसे बताया कि इसके साथ में क्या लक्षण, तो बुखार है क्या, बुखार हो तो अपेंडिसाइटिस या यूटीआई की तरफ आपका इशारा हो सकता है। गुड़गुड़ाहट है क्या, ब्लोटिंग है क्या, फिर रुक 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 पेन होता है क्या, पेन किसके साथ जुड़ता है तो कम होता है। रात्रि के समय पेट बढ़ता है क्या, खाने के बाद पेट बढ़ता है क्या, जैसे अन्नद्रव्य में होता है। खाली पेट होता है क्या अधिक मात्रा में। कुछ विशिष्ट कंडीशंस में, जैसे मल त्याग के समय में या फिर कुछ जर्नी के दौरान, ऐसे कुछ विशिष्ट स्थितियां है क्या पेन की। पेन के समय उल्टियां होती है क्या, बिल्कुल पेन में सुई चुभने जैसी पीड़ा है क्या। पेन कैसा है, तोदवत, सूचीवत, भेदवत, तो पेन के समय में पेट फूलता है क्या। कितनी छोटे छोटे ये सवाल है, बट ये हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ ही हमें ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं ना, आत्मान, अटोप और अनाह, तो आत्मान एक ऐसी स्थिति है जहां में पेट में गुड़गुड़ जैसे आवाज भी आती है, पेट फूल भी जाता है और तीव्र शूल इसमें होता है। आटोप में केवल गुड़गुड़ाहट होता है। और अनाह ऐसी स्थिति है जहां पर ज्यादा से ज्यादा, अनाह में मलावरोध होता है, मल संचय होता है। आटोप में, अदमान में मल संचय नहीं होता है, बट अनाह में मल संचय होने के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण मल रुकता है अतड़ों में और मल त्याग अच्छे से नहीं हो पाता, इसकी वजह से ये दर्द होने लगता है। तो ये पेट दर्द का उदरशूल का कारण है। तो अदमान, अटोप और अनाह की स्थिति हमने समझ ली है। तो मुझे लगता है कि पेन को लेकर जो भी छोटे मोटे कारण, डिफरेंशियल डायग्नोसिस थे, यहाँ पर हमने पढ़ने का, बताने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आपको किसी को कुछ बोलना है बताइए, डॉक्टर कनवल जी, अंजू जी, या कुछ केस है या फिर आगे बढ़े। यस मैम, डॉक्टर अंजू। केस नहीं है मैम आज कोई भी। ओके ओके, डॉक्टर कनवल जी, आपके केसेस बताइए, कुछ फॉलोअप वगैरह। हाँ जी मैम, मेरे पास मेरा केस है एक ना, पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है मैम, उस लड़की को ना। क्रॉनिक कितने साल ईयर की मैम, उसकी डिलीवरी हुई थी 4 साल पहले। क्या हुई थी, डिलीवरी तो हुई थी? तब से, हाँ, जब से उसकी डिलीवरी हुई उसके बाद से उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो उसमें मैम, उसने जो कॉज मेरे को लगा कि वो लड़की के बच्चे को जॉन्डिस हो गया था। तो उसमें जो फैमिली वाले थे उन्होंने इसको काफी रिस्ट्रिक्टेड, जैसे डाइट्स वगैरह रही होगी ना, मतलब जैसे उसने क्या दिया थोड़ा आवाज बंद कर दी होगी। हाँ जी,
तो काफी एक टाइम बार उसने रुक्ष आहार ही लिया। हाँ, वृक्षाहार लिया। और हाँ जी, हाँ जी। तो मैम मेरे को तो यही कारण लगा, बाकी वो दूसरे एलोपैथ के पास गई थी, उन्होंने बोला कि आप कोलोनोस्कोपी करवाओ, कि इसको इंटेस्टाइन का कैंसर भी हो सकता है। अच्छा, तो करवाया उसने? अभी नहीं मैम करवाया, उसको लगा कि नहीं, मैं वहां से वो वापस आ गई मेरे पास। अच्छा, मुझे ये बताइए, कॉन्स्टिपेशन यानी उसको मल त्याग में कितना समय लगता है, वो बताइए। मैम उसने बोला कि मेरे को 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा, आधे से 1 घंटा लग जाता है रोज? हाँ जी, हाँ जी, और मल थोड़ा थोड़ा आता है? हाँ जी, यस। तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इसीलिए फिर वो बैठ जाती है और बार बार प्रवाहन करते रहती है। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ लक्षण जुड़े हैं उसकी? माहवारी कैसी है, रेगुलर है? बाकी सब कुछ नॉर्मल है मैम उसका ना, बाकी कोई भी दिक्कत उसको नहीं है, बस तो हैबिचुअल हो गया है, हैबिचुअल टाइप का हो गया थोड़ा सा उसका, साइकोलॉजिकल हैबिचुअल। क्योंकि देखिए हाँ, हम उसके अपने फादर को भी मैम उसकी अर्श की शिकायत है, फादर हाँ को भी प्रॉब्लम है उसके। हाँ हाँ। एज क्या है पेशेंट की, एज क्या है? मैम 34 ईयर है। अच्छा, तो यहाँ पर तो और कितने साल से वो 1 घंटे की बटने की उसको शिकायत है, मतलब? मैम 4 ईयर से है, 4 ईयर से। हाँ हाँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा ना उसको डीपली हमें पूरा, मतलब पूरा ही शुद्धि करनी पड़ेगी, हमें शोधन करना पड़ेगा अच्छे से, उसको वातानुलोमन बस्ती चिकित्सा देनी पड़ेगी। तो धीरे 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 हम लोग पूरा एक कोर्स कराएंगे उसको, साथ उसको काउंसलिंग है, आहार है। और काम क्या करती है ये पेशेंट? हाउसवाइफ है वो। अच्छा, बाकी खान पान मांसाहार वगैरह का प्रमाण कितना रहता है? वेजिटेरियन है मैम वो ना। अच्छा, थोड़ा डिटेल में एक बार उसको ना पूरा उसकी लाइफस्टाइल बताइए, उसको लीजिए उसकी लाइफस्टाइल पूरी। एक दिन में उसको सोती मैं है लाइव क्या? सेशन में ले आऊंगी मैं ना। दिन में सोने की आदत है क्या? उसके आहार में ब्रेड या विष्टम्बी विदाही पदार्थ, दूध की मात्रा, पनीर की मात्रा, बिस्किट्स वगैरह की मात्रा कितनी है, मैदा की मात्रा कितनी है? ये कुछ हेतु है क्या, निकले हैं आपको ये हेतु? ऐसा तो मैं मेरे को नहीं लगा, वो एक्चुअल में जो मेरे को लगा था कि वो ब्रेकफास्ट के साथ ही, ऐसे रोटी सब्जी के साथ ही वो दूध ले रही थी, दूध ले रही थी? साथ जैसे खाने के साथ दूध ले रही थी। हाँ, और कुछ हेतु मिले? और तो मैम नहीं मिला मेरे को ज्यादा कुछ ऐसे खास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये थोड़ा सा ब्रेड की हिस्ट्री उसकी है, बट कभी कभी है जो ये सैंडविच वगैरह है, ब्रेड है या हाँ, पिज्जा है, ये कभी कभी की हिस्ट्री है, ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो क्या करना है हमें? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम लोग लाइक ये करें, वात के ऊपर ही हमें काम करना होगा। बाकी तो सब कुछ आप करेक्ट करवा दीजिएगा कि किस प्रकार से उसको ये करना है, लाइक उसकी पूरी दिनचर्या, उसको बदलाव लाइए पूरा, एक उसको ना ये करके दीजिए, उसको एक मॉड्यूल ही बनाकर दीजिए आप, कि क्या खाए क्या नहीं खाए। इस प्रकार से आपको तो सब, आपने तो प्रकृति का भी किया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है कि क्या खाती है क्या होता है, क्योंकि पचन अच्छे से नहीं होता है रेगुलर। हाँ, एक्टिव भी रहे वो, थोड़ा घरेलू है तो उसको योगा प्राणायाम वो भी बता दीजिएगा। फिर हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे, कि जैसे वो ये, हाँ बताइए, हाँ बताइए कन्वल जी। मैम जैसे वो, हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही, बताइए बताइए। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने बताया कि जैसे पाइलेक्स ऑइंटमेंट या ओसेल ऑइंटमेंट यूज करती है तो थोड़ा उसको रिलीफ मिलता है उससे। पाइलेक्स, तो उसको पाइल्स की शिकायत भी है? नहीं, ऐसे पाइल्स की शिकायत नहीं है, बट पाइलेक्स लगाने से फिर थोड़ा मोशन उसका इजी हो जाता है। अच्छा, वो आप, हाँ अच्छा, स्मूथनेस आ जाने से, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ उस जी, हिसाब हाँ से, जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए ये ना, एक और बात मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैं हमेशा से, बट हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ ही चले जाते हैं, हमें दवाइयाँ चाहिए होती है सभी को, बट ये ना हमें बाउल ट्रेनिंग करके एक सब्जेक्ट आता है, मैंने शायद वो मूत्र के इसमें भी बताया था, बाउल ट्रेनिंग। तो हम अपने बाउल को, भले मूत्र हो मल हो, इसको कैसी ट्रेनिंग देते हैं, इसके ऊपर ही सारा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने आपने जो केस बताई ना, एक पेशेंट भी मैंने देखा था जिसको 2 घंटे लगते थे, अच्छा पढ़ा लिखा है, उसको 2 घंटा मतलब इसमें टॉयलेट में बैठने की उसको आदत ही लग गई थी। तो ऐसी जो आदतें होती है, ये थोड़ा सा क्या बोले हम लोग,
लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टाइप में भी ये कभी कभी इसको देख सकते हैं। मैंने मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे देखे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये तो हमें तो मलावष्टम लगता है, बट ये समय का जो ये है ना, तो उसके दिमाग में ये बैठ गया कि आधा घंटा होने के बाद ही मेरा अच्छा मल चला जाता है और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो एक हाँ जी। बाउल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी दवाई दीजिए, मैंने उस पेशेंट को हमने बहुत मतलब बहुत ही प्रकार से बस्ती दिया था, लैक्सेटिव, वातका, अनुलोमन, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, सब कुछ मैंने किया था। बट मुझे लगता है कि बाउल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप जी। काउंसलिंग कर कर उसको ट्रेनिंग करवाइए कि नहीं, मुझे 10 मिनट में टॉयलेट के बाहर आना ही आना है, भले कुछ भी हो जाए। तो वो आदत उसको डालने को लगाइए, ये एक इम्पोर्टेंट पहलू मुझे लगता है इस ट्रीटमेंट में। इसके बाद बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, फाइबर डाइट बता दीजिएगा, पत्तेदार, धागेदार, हाँ, और घरेलू उपाय में बता दीजिए, जैसे कि मुनक्के को, किशमिश को रात में पानी में भिगो कर रखिए और फिर सवेरे आप इसको खाने को लगाइए। उसके खाने में खजूरवटी, गुलकंद, एक मैं हमेशा बोलती हूँ, गुलकंद दीजिए उसको, उसका मल पतला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, पोषण भी होगा। वजन कितना है उसका? वजन बाकी तो ठीक है, अंडरवेट है मैम, स्लिम है। हाँ, तो खजूरवटी, गुलकंद लिखिए आप। फिर हाँ जी। हाँ, फिर पानी का मात्रा भरपूर बढ़ा दीजिए उसको। जी। हाँ जी। हाँ, इसके बाद हम लोग अभी थोड़ा सा अब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ मुड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अग्नि को करेक्ट करना है, तो दीपन पाचन दीजिए सबसे पहले हम लोग। ये तो होम रेमेडीज, आप कुछ भी बता दीजिए उसको, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी प्रकार का बता सकती है। पानी की मात्रा, नींबू पानी, गर्म पानी को पीना, रात में सोते समय दूध और घी को लेना, कई सारे ऐसे घरेलू नुस्खे तो आपको मिल जाएंगे। बट अगर हमें अग्नि को करेक्ट करना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग आम पाचन, आरोग्यवर्धिनी आम पाचन दीजिए सबसे पहले। हाँ जी। आपने कुछ दिया है इसको? हाँ जी। जी मैंने उसको आम पाचनवटी दी है। कितने दिन हो गए? मैंने एरांडा भ्रष्ट हरित की दीजिए, एरेंडा भ्रष्ट हरित की भी चलता है, जो आपको अवेलेबल मिलता है जी। हाँ, तो ये एक 15 दिन का कोर्स करेंगे हम लोग, आम पाचक वटी का और इसका। जी। आम पाचक वटी, आरोग्यवर्धिनी। जी। जी मैम। और एरांडा भ्रष्ट की देना। हाँ, एरंड भ्रष्ट दीजिए, भ्रष्ट हरित की जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, ये हम लोग इसको ये करेंगे, देंगे। हाँ, ये हो गए थोड़े दिन के लिए। फिर बाद में थोड़ा सा उसका अग्नि अच्छा हो जाए तो मुझे लगता है कि आप उसको ना पूरा मतलब जो जिस हिसाब से भी हम लोग कराते हैं ना, पूरा स्नेहन स्वेदन के साथ या स्नेहपान कराकर उसको एक बार बस्ती करवाइए। कोई भी मतलब काल बस्ती है, जो 15 दिन का या 8 दिन वाला, जो भी उस पेशेंट को कंफर्टेबल हो। क्योंकि इसके बिना तो आप कितने भी लैक्सेटिव देंगे ना, तो मुझे नहीं लगता ये काम होगा। क्योंकि जो 1 घंटा आधा घंटा वाला जो मेरा अनुभव है इसमें, तो एक तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, खान पान, एक्टिव रहना, ये भी हो गया। क्योंकि बाउल को ये लगाना, आदत लगाना, ये भी हो गया। तो मुझे लगता है इसमें आप बस्ती करवाइएगा पूरा अच्छे से ना, उसको ये कराइए, तिक्त स्नेहपान करवाइए 5 दिन के, 7 दिन के लिए स्नेहपान करवाइए उसको। इतनी उसकी क्रूर कोष्ठ है, इतना वात भरा पड़ा है, तो 7 दिन उसको घृत पिलाइए, है ना। फिर इसके बाद 1 दिन छोड़ दीजिए, अभ्यंग कराइए, और फिर उसको हम बस्ती करवाइए। स्टार्ट कीजिए निरूह अनुवासन, निरूह अनुवासन, ऐसे व्यक्ता साथ करके आप कोई भी एरेंड का बस्ती या एरेंड रासना का भी चलेगा, या फिर तेल के बस्ती के लिए हम कोई भी चंदन वाला लक्षादी, कोई भी प्रकार का तेल चलेगा, ऐसा कुछ इसमें ये नहीं। बट ये करना जरूरी है। बस्ती मुझे नहीं लगता कि इस केस में केवल लैक्सेटिव्स देकर काम होगा, उसको पूरा करेक्ट करवाइए। ऐसे मेरा तो ऐसा ही एक राय है। अभी इतना दीजिए 7 दिन के लिए। करेगी क्या बस्ती पेशेंट? आपको आप बस्ती देती है क्या? नहीं, मैं बस्ती में देती नहीं, मैं दे दूंगी मैं उनको। हाँ बिल्कुल करिए, फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आप उसको बस्ती से। बिना बस्ती के तो मुझे नहीं लगता इसको ये इस केस में हो जाएगा। और उसको दिमाग में जो बैठाए ना कि आधा घंटा, एक्चुअली आधा घंटा तो नहीं लगता,
ये इसका मतलब उसने अपने अतड़ों को आदत लगा दी है कि मतलब ये जो उसको प्रवाहन करने की आदत लगी है, या उसको एक प्रकार से उसने उसको बाउल को हैबिट लगा दी है कि 5-10 मिनट बाद फिल्म लाता है, थोड़ा सा वो मतलब प्रवाहन करते बैठ जाती है। तो ये उसको दिमाग में आप थोड़ा काउंसलिंग कीजिए, आगे चलकर उसको फिर प्रोलैप्स या कुछ समस्या हो सकती है, ये क्रॉनिक टाइप का अगर ये बनते चला जाए तो वो ये हैबिट लगाना तो उसके मन के ऊपर डिपेंड करेगा। हम भले कितनी भी दवाई दे दे आप। हाँ, और एक भी ऐड कीजिए आप इसमें, दाढ़ी माहौल दीजिए। जी मैम। दाढ़ी माहौल, दाढ़ी से भी थोड़ा सा मतलब ये उसकी जो मल बांधने की क्रिया होगी, क्योंकि उसको मल का सेंसेशन होता है, थोड़ा थोड़ा मल आता है। तो कई हम लोग दाढ़ी बाउली का भी उपयोग कीजिए आप। इसको खान पान में खजूरवटी भी दे दिए, उसका पोषण भी होगा, मल का भी ये बनेगा, अच्छा बनेगा। और फिर गुलकंद भी ऐड कीजिए और दाढ़ी माहौली भी ऐड। बहुत सारे कल्प है, बहुत सारे वैरायटी के कल्प मिलेंगे, बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे चलेंगे और काउंसलिंग करिएगा और बस्ती स्टार्ट कीजिए। ये 15 दिन का कोर्स होने के बाद स्नेहपान कराकर हम बस्ती करेंगे। आरोग्यवर्धिनी दीजिए थोड़े दिन के लिए। जी मैम। 1 हफ्ता आरोग्यवर्धिनी, आम पाचनवटी और फिर गुलकंद दिए, और फिर अगले वीक में आप स्नेहपान करवाइए, और फिर उसके अगले इसमें ये, और बाकी बीच में आप उसको थोड़ा काउंसलिंग, योगा, एक्टिव रहना वगैरह वगैरह, बाकी सभी आयुर्वेदीय परिप्रेक्ष्य वाले सभी बता दीजिएगा। ठीक है। मुझे इस केस का फॉलोअप चाहिए, क्योंकि ये मतलब ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आते हैं, इसीलिए मुझे फॉलोअप चाहिए। इसको मैं सेशन में बुलाऊंगी, इसको सेशन में भी। हाँ, अरे बुलाइए ना, फिर कल बुलाइए, परसों बुलाइए, परसों। कल हम इसका लेंगे, ग्रंथ वाचन का सेशन होगा कल, तो परसों हम गायनिक का इसमें बुलाइए। जी मैम, परसों मैं इसको 4 बजे बुला लेती हूँ। हाँ, और आप भी आइए कल भी, जो हम लोग एक अलग से ग्रंथ वाचन का सत्र हमने स्टार्ट किया है ना। कल अस्त्र विस्तृति पे था, बहुत ही मतलब एक अलग अलग जो आयुर्वेद के ग्रंथ है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप आइए जरूर, सभी लोग, जो भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी। तो और इस प्रकार से हमारी संभाषा में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए संपर्क कीजिए 9410379397 पर, और आप भी अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। तो आज हमने उदरशूल की निदान, इसकी संप्राप्ति या फिर उसके प्रकारों को समझा। बहुत ही एक अलग इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है उदरशूल। कल हम लोग उसकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, उदरशूल के, और फिर इस प्रकार से उसके 2-3 पार्ट चलेंगे। बच्चों में भी उदरशूल कैसे होता है ये भी हम समझेंगे, क्योंकि बच्चों का उदरशूल तो अलग होगा निश्चित रूप से, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार और नमस्कार।